हेलो बच्चों, आपके इस पार्ट में है अणुसंख्यक गुण। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा दिया था आपको कि वास्तविक विलयन से इनका अणुसंख्यक गुण जो होते हैं कम होते हैं, क्योंकि इनके आकार जो होता है कणों का वो ज़्यादा होता है। आपका अगला टॉपिक है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है बच्चों? ये टिंडल प्रभाव केवल आपके कोलाइडी विलयनों में ही पाया जाता है। कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि आपका कोई कोलाइडी विलयन है जिस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो इसके कणों के द्वारा उस प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो प्रकीर्णन के द्वारा कुम जो शंकुनुमा यानी कोननुमा स्ट्रक्चर बनती है आपकी इसमें, तो इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है, तो ये आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। ब्राउनी गति भी आपकी कोलाइडी विलयन की एक विशेषता है, यानी कि ब्राउनी गति भी आपकी किसमें मिलती है बेटा? कोलाइडी विलयनों में ही मिलती है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो जिगजैग के रूप में वो गति करते रहते हैं, तो इसी को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ये ब्राउनी गति क्यों होती है कि जब कोलाइडी कण जो होते हैं परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराते हैं तो ये गति उत्पन्न होती है। अगला टॉपिक है बेटा आपका कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण। कि कोलाइडी कण जैसे बनते हैं, हमने बताया तो कोलाइडी कण कैसे बनते हैं। कोलाइडी कण स्टेबल कैसे बने रहते हैं कि जैसे AgI का अगर AgX मान लेते हैं, यानी कि कोई भी AgI या AgCl कुछ भी ले लो, इसका अगर कोलाइडी विलयन है तो उसी के हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में से उसमें से एक कॉमन आयन आपका होना चाहिए, या Ag या X यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी एक। तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं, एक लेयर की फॉर्मेशन मतलब एक लेयर बना लेते हैं, तो वो उसको स्टेबिलिटी करता है। इस लेयर को अगर हटा दिया जाए तो कोलाइडी विलयन का जो स्टेबिलिटी है वो घट जाएगी। घट जाने से आपस में वो बड़े अणुओं का निर्माण कर लेंगे मिलकर। तो नंबर 1, कोलाइडी कणों पर एक समान प्रकृति का आवेश होता है जो कोलाइडी विलयन स्थायी बनाता है। प्रकृति का आवेश हम उसके ऊपर चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, ठीक है। यदि किसी प्रकार यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है तो कोलाइडी विलयन का स्थायित्व भी कम हो जाएगा और छोटे छोटे कण जो संयुक्त होकर बड़े कण यानी कि अवक्षेपित हो जाएंगे, बड़े कण बन जाएंगे। तो क्या होगा, कोलाइडी कण जो है वो नीचे बढ़ जाएंगे तली में आपके, तो आपका स्कंदन हो जाएगा कोलाइडी कणों का। तो इस प्रकार कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने को ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाते हैं। इसकी कई विधियां हैं। पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत कण संचलन द्वारा। वैद्युत कण संचलन के द्वारा हम स्कंदन कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोलाइडी कणों पर वैद्युत आवेश होता है क्योंकि जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है सॉल्यूशन को, तो इनके जो है वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। तो फील्ड में ये कण विपरीत आवेश वाले आपके इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो जैसे हमने एक यूट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर ली जिसमें हमने कोलाइडी सॉल्यूशन भरा और इसको इलेक्ट्रोड के थ्रू हमने जोड़ दिया, कैथोड और एनोड। तो जो पॉजिटिव कण हैं वो एनोड की तरफ गति करने लगते हैं और जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ गति करेंगे और कैथोड की तरफ पॉजिटिव कण गति करेंगे। जब कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैटापोरेसिस बोला जाता है, यह धन आवेशित संचलन बोला जाता है। और कोलाइडी कण पर ऋण आवेश होता है तो इसे एनाफोरेसिस या ऋणात्मक संचलन बोला जाता है। वैद्युत प्रासरण या इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होती है? जब माध्यम जो आपका परिक्षेपण माध्यम है उसके कण अगर गति करने लगे तो उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहा जाता है। यदि अधिक समय तक वैद्युत कण संचलन कराया जाए तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर विसर्जित हो जाता है एवं स्कंदन हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है बच्चों। अब आपका है विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर भी हम स्कंदन करा सकते हैं कोलाइडी विलयन का। कि माना कि हमारा कोई कोलाइडी नंबर 1 है जिसकी जो अधिशोषित सतह है वो पॉजिटिव है और कोलाइडी विलयन 2 है जिसकी अधिशोषित सतह जो है नेगेटिव है। तो इन दोनों को आपस में मिला दिए जाएंगे तो इनकी अधिशोषित की सतह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और ये फिर आपस में नीचे बैठ जाएंगे, इनकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और ये नीचे बैठ जाएंगे। तो विपरीत आवेश वाले दो कोलाइडी विलयनों को आपस में मिलाने पर इसका अवक्षेपण
यह स्कंदन हो जाएगा। अगला टॉपिक है बेटा, मतलब अगली विधि है आपकी उबालकर। उबालकर में क्या होगा, जो अधिशोषित सतह है वो नष्ट हो जाएगी। अधिशोषित सतह नष्ट होने से जो एजी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बना लेंगे और अवक्षेपण हो जाएगा, यानी कि पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा आपका बच्चों। अगला आपका अपोहन द्वारा। अपोहन वाली विधि हमने पढ़ाई थी आपको कि एक थैले में, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बना हुआ एक थैले में हम कोलाइडी विलयन सॉल्यूशन भर देते हैं और जिसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट अशुद्धि के रूप में वो बाहर निकल आते हैं। जो एजी जिन इलेक्ट्रोलाइट ने अधिशोषित सतह बना ली और कुछ आपके फ्री एजी भी होंगे, फ्री एजी आयंस भी होंगे। फ्री एजी आयंस के साथ साथ जब अधिशोषित आयंस भी बाहर आने लगते हैं अपोहन प्रक्रिया में, तो इसी फिर जो एजी आई है या एजी एक्स, मतलब कोई भी हेलोजन वाला एजी, तो वो आपस में जुड़कर क्या होगा फिर इनका, फिर यह पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि कोलाइडी सॉल्यूशन नष्ट हो जाएगा। तो अपोहन के द्वारा एक्स्ट्रा आयन निकाल दिया जाता है। अधिक समय तक यह प्रक्रिया करने पर अधिशोषित आयन बाहर आने लगते हैं, जिससे एजी का स्कंदन होने लगता है। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक हम कल लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो अभी ये चैप्टर अभी थोड़ा सा और रहता है, तो आगे कल देखते हैं।